नमस्कार। राजस्थान में आयोजित सेट की परीक्षा जो 26/3/2023 को आयोजित हुई थी, उसकी हम उत्तर तालिका पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 50 प्रश्न राजस्थान जीके के आए थे और फिर उसके अतिरिक्त 100 सवाल जो रहे थे वो आपके हिंदी से आए थे। पहला जो सवाल यहाँ पे हिंदी से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है। भाषा परिवर्तनशीलता, पौराणिकता, अनुकरण, यादृच्छिकता। दोस्तों, जब भाषा की हम बात करते हैं तो भाषा पौराणिकता नहीं रहती है, उसमें नयापन हमेशा आता रहता है, इसलिए ये अभिलक्षण या ये जो लक्षण है वो भाषा का नहीं माना जाता है। अगला सवाल था कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यह किसका कथन है? तो ये बहुत आसान सवाल था, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है भोलानाथ तिवारी। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? तो अर्थ संकोच भी होता है, अर्थ विस्तार भी होता है और अर्थादेश भी होता है। इसमें से सभी विकल्प वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल था, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? मैं आपको बता दूं, उत्क्षिप्त का अगर आप सरल ट्रिक खोजना चाहते हैं, जिन वर्णों के नीचे बिंदी लगी होती है, जैसे ड होता है, ड के नीचे बिंदी है, और ढ, इन दोनों के बीच बिंदी होती है, नीचे बिंदी होती है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा वी विकल्प। दंतोष्ठ अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों के आधार पर जो व्यंजन बनता है उसको दंतोष्ठ्य बोलते हैं। इनमें से व और फ ये दोनों आते हैं, मात्र दो है दंतोष्ठ। कौन कौन से? फ और व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प। ये 56 वाला थोड़ा सा संदेहजनक प्रश्न है, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। प्रश्न नंबर 57, वह आया होगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार का है? तो विधान सूचक है, आगे सूचक है, संदेह सूचक है, इच्छा सूचक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है कि वो आया है या नहीं आया होगा, है ना, वो क्लियर नहीं है। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में रस सिद्धांत की स्थापना की गई है? रीति सिद्धांत की बात की गई है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक है वामन जी। इनमें से वामन की कौन सी रचना है वो ढूंढनी है। तो आप जब काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति की बात करते हैं तो ये वामन की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है, काव्यदर्श दंडी की है, और काव्य अलंकार सार संग्रह है, ये उद्भट की रचना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो विकल्प सी सही हो जाना था। अगला प्रश्न था, रसगंधार के जो लेखक है या रचनाकार है वो कौन है? जगन्नाथ। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, प्रश्न नंबर 60, काव्या शुभकारण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, ये जो परिभाषा है वो किसने दी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दंडी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? तो मैं जब तुलसीदास की बात करता हूँ तो मैंने इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इसका जो सही उत्तर है, अवधी भाषा में लिखी गई रचना तुलसीदास की कौन सी है? पार्वती मंगल है। इसके अतिरिक्त सभी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। प्लेटो मूल रूप से क्या है?
तो आप जब प्लाटो के बारे में पढ़ते हैं तो आप उनको पहले दार्शनिक के रूप में देखते हैं, बाद में उनको कवि, समीक्षक इनके तौर पर देखते हैं, परंतु पहले ये मूल रूप से एक दार्शनिक थे। पेरिप्सूस बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। हम जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो ये जो पेरिप्सूस है वो लोजाइनस की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये। अगला सवाल था कि तीव्र भाव वेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है। तो ये जो कथन है वो किसका है? ये भी लोजाइनस से था। तो 2 सवाल राजस्थान सेट में, 2 सवाल लोजाइनस से आए थे। अब सवाल अगला है 65। इनमें से अर्ध स्वर है, आप सभी को पता है ये ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। यो और वो जो है वो अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, इस राजस्थान के सेट एग्ज़ाम में हम थोड़ा सा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह के कुछ सवाल देखते हैं। उनमें से एक सवाल ये पूछा गया था कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत का समर्थक कौन है? तो मैंने आपको बच्चे बहुत अच्छी तरह से बताया है कि गुलेरी हो गए, राहुल जी हो गए, राहुल सांकृत्यायन हो गए, राहुल जी हो गए और शुक्ल जी, ये तीनों इस मत के समर्थक है। तो इसमें से विकल्प कौन सा है? राहुल जी है, शुक्ल और गुलेरी नहीं है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जी की बात करते हैं तो ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र तो इस बारे में कोई कथन ही नहीं कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए विकल्प सही हो जाएगा। आप डॉक्टर बच्चन के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में इस सवाल को भी पाते हैं। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो आप सभी को पता है जैन काव्य धारा में सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे गए थे, परंतु कृष्ण कथा की बात की जा रही है तो कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण के नाम से कहा जाता है। ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो था वो चरित काव्य होना चाहिए था, परंतु इसका जो सही उत्तर है वो हरिवंश पुराण में मिलता है। ये भी हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास, डॉक्टर बच्चन के इतिहास से सवाल पूछा गया था। ये सवाल आसान था। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो आप सभी को पता है चंदायन इसकी है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते थे। 69 सवाल है, सगुन अगुनी नहीं कछु भेदा। जब हम सुगुण और निर्गुण की बात करते हैं तो उसी संबंध में तुलसीदास कहते हैं कि सुगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। तो आप ये तुलसीदास की पंक्ति हो जाएगी। अगला सवाल है कि कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध थी? बच्चों, ये इसका सवाल का आंसर हो जाएगा बीजक। ये जो साखी, शब्दी और रामायणी है वो बीजक के 3 भाग हैं, परंतु मूल रचना कौन सी है? बीजक है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी विकल्प सही हो जाएगा। ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, घनानंद की है। और ठाकुर की बहुत ज़्यादा चर्चित पंक्ति है कि है ना, वो खेलने की बात करते हैं, है ना। मोहित, ये जो लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद की है। और जब खेलने वाली एक पंक्ति है वो आपके ठाकुर की पंक्ति को संबोधित करती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। तो अगला सवाल है कि विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यावहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी और नाट्य अनुवाद। तो ये मेरे ख्याल से सभी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा संदेह बिल्कुल है, परंतु जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है तो संज्ञान यही बता रहा है कि इसमें सभी सही होने चाहिए। आपको पता है चीफ की दावत किसकी कहानी है? ये आप सभी को पता है भीष्म साहनी की है, और इसमें जो नायक है वो कौन है? श्यामनाथ। बहुत
बहुत फेमस कहानी है, बहुत ज़्यादा चर्चित कहानी मानी जाती है। अगला सवाल आपके सामने है, देश की आज़ादी के पूर्व और पश्चात किसमें हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं मिलता है? आप बच्चे जब सिक्का बदल गया है तो आप दंगों का वर्णन करते हैं, तमस में आपको पता है इसका वर्णन मिलता है, अमृतसर आ गया, तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो दंगों के बारे में बताती है। परंतु जब राग दरबारी की बात करते हैं इस उपन्यास में शिवपाल की गंज का वर्णन मिलता है, तो इसमें राजनीतिक है। ये किस तरह का उपन्यास माना जाता है? तो बच्चे राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो राजनीति से संबंधित बातचीत है या जो कॉलेज है उस पर वैद्य जी एक पात्र होते हैं, उनका नियंत्रण होता है। तो राग दरबारी में इस तरह की कथा चलती है, बहुत लंबी कथा है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो राग दरबारी हो जाएगा। अगला सवाल था, इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? बच्चे आप उस्मान की बात करते हैं तो इन्होंने चित्रावली रचना लिखी थी, है ना। हंस जवाहिर की बात करते हैं तो कासिम साहब की रचना है, और मधुमालती की बात करते हैं तो मंझन की है। तो इस सवाल का सही आंसर शेख मोहम्मद हो जाएंगे। तो इस विकल्प का डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ से बच्चन को डायरेक्ट भी पूछ लिया गया है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहासकार कौन है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। ये कब लिखा गया था? 1996 में ये आया था। जब दोस्तों आप हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के इतिहासों को पढ़ते हैं, दोनों के आधार पर ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की रचना हुई है। और बच्चन जी हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल को दोनों को का विरोध करते हैं। बहुत जिस तरह से रामचंद्र शुक्ल के तथ्यों से सहमत हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं थे, उसी तरह से बहुत सारे जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के कथनों से समर्थन डॉक्टर बच्चन नहीं करते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास से दूसरा सवाल है। यहाँ पे आप जब कवितावली को पढ़ते हैं तो कवितावली इसका सही आंसर होगा, अंतिम रचना है। और कवितावली में ही हनुमान बाहुक को सम्मिलित किया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर हनुमान बाहुक लगाएंगे, परंतु इस सवाल का जो सही उत्तर है वो कवितावली है, क्योंकि कवितावली में ही हनुमान बाहुक को जोड़ा गया है। अगला सवाल है, भाषा बोली ना जिन्हीं जिनके कुल के दास, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो केशव दास है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको है ना ये गोविंद पांडे में भी ये सवाल मिल जाता है। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत से उस झोंपड़ी पर आना अपना कब्जा कर लिया है और विधवा को वहाँ से निकाल दिया है। जब बच्चे आप एक टोकरी भर मिट्टी को पढ़ते हैं तो आप विधवा का चित्रण पढ़ते हैं कि जो इसकी विधवा की एक झोंपड़ी होती है उसको किस तरह से, किन हथकंडों से जो पैसे वाले लोग हैं वो अपनी ओर कर लेते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, लगभग 2-3 पेज की है। आप इस कहानी को जरूर पढ़िए। अगला सवाल बच्चन से पूछा गया था कि किस कवि ने संस्कृत को कुपजल और भाखा को बहता नीर कहा है? तो ये सवाल कबीर ने कहा था। ये भी हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में सवाल मिल जाएगा। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाराना वैसा ही होता जैसे आज है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। और सवाल दूसरी तरह से भी पूछा जा चुका है
कि ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस इतिहास में मिलता है, तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में इस कथन को सम्मिलित किया गया है। अष्टछाप की बात करते हैं। अष्टछाप की जो स्थापना की थी वो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना की बात करते हैं तो पुष्टि मार्ग की स्थापना जो की थी वो वल्लभाचार्य ने की थी। इस तरह से आपका 82 प्रश्न भी कंप्लीट होता हुआ। अगला प्रश्न है 83, रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? तो इसका जो नंददास जी से ही उत्तर हो जाएंगे। और ये किस छंद में है? तो रोला छंद में है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, संतन को कहा सिकरी सो काम, कुंभनदास ने ये उक्ति किस बादशाह से कही? ये अकबर से कही थी। बहुत ज़्यादा चर्चित ये पंक्तियां हैं। घायल री गत घायल जानिए, तो ये जो पंक्तियां हैं वो राजस्थानी से है। ये मीरा की पंक्तियां हैं और मीरा आपको पता है राजस्थान से संबंधित है। इस तरह से ये सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदून बारिये रसखान के विषय में ये उक्ति किसने कही है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही है। अगला सवाल है, कविकुल कल्पत्रु। ये रीतिकाल को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप चिंतामणि को ही पाते हैं। तो ये चिंतामणि की रचना है। रीतिकाल के नामकरण की बात करते हैं तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो आप सभी को पता है मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल रीतिकाल को दिया था। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन बहुब्री समास हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे आपको ईश्वर से नाम का कोई व्यक्ति दिया जाता है तो अब वो समास आपको सीधे याद रखना है, वो बहुब्री समास को इंगित करता है। अगला सवाल था, अल्प प्राण तालव्य है। पहले तो वो अल्प प्राण भी होना चाहिए और तालव्य भी होना चाहिए। अल्प प्राण में क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। और तालव्य में क्या आता है? जो च छ जो है वो तालव्य में आता है। तो ये जो च छ जो है ये तीसरा वर्ण भी आ रहा है और ये तालव्य में भी आ रहा है। इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वीय हिंदी की ये तीनों बोलियां हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर था वो ए विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और कठिन गद्य का प्रेत अगे को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं। ये सवाल मैं अपने सभी बच्चों को बताता हूँ। जब नई शब्द आता है कि नई घर में क्या आई है? लक्ष्मी आई है। कविता के नए प्रतिमान, अगर ये प्रश्न आएगा कविता के नए प्रतिमान, तब आपका आएगा नामवर सिंह। इस सवाल का आंसर आपको पता है कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए, उतंड मार्तंड था। और वो कहाँ से प्रकाशित होता था? वो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अब हम द्विवेदी युग की ओर चलते हैं। तो द्विवेदी युग से सवाल था, सिरधर पाठक किस धारा के कवि हैं? तो सिरधर पाठक की हम बात करते हैं तो उनको हम स्वच्छंदतावाद के कवि में रखते हैं। अगला सवाल था, ये सवाल अच्छा था, मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्तियां हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा
शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। तो बच्चे, जब पहले शब्द शक्तियाँ कितनी है? 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा को मुख्यार्थ कहा जाता है। जब मुख्यार्थ की बाधा पड़ती है तभी लक्षणा शब्द शक्ति की जरूरत पड़ती है। रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की व्यंजना की जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो मुख्यार्थ का योग ये सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यंग्यार्थ की थोड़ी सी तो झलक आपको देखने को मिलती है। तो मुख्यार्थ का योग नहीं आप कह सकते हैं कि है ना। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो व्यंग्यार्थ की झलक बी विकल्प होना चाहिए, मुख्यार्थ का योग। क्योंकि ये जो व्यंग्यार्थ है वो व्यंजना है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को बताता है। व्यंजना शब्द शक्ति, परंतु यहाँ पे झलक शब्द है, कुछ न कुछ शब्द वहाँ पे हमें देखने को जरूर मिलते हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद है, आजकल कहानी विधा पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहानी के जो लेखक है वो राजेंद्र यादव को माना जाता है। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी किसकी है? राजेंद्र यादव की है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न मेरे संज्ञान में नहीं है, तो इस सवाल का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो भी सवाल मुझे नहीं आता होगा उस सवाल में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहाँ पे मुझे कंफर्म है कि इस प्रश्न का ये उत्तर है, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आग का दरिया किसकी रचना है? तो ये हैदर की रचना है, बहुत फेमस रचना है, तो आपने याद रखना है। जब भरत मुनि ने एक रस का सूत्र दिया था, विभावा अनुभावा ब्रह्मचारी स्योगा दृश्य निष्पत्ति, उसमें पहले जो व्याख्याकार थे, आचार्य थे, भट्ट लोलट थे, उन्होंने भट्ट लोलट के मत के अर्थ का क्या है? इन्होंने कहा था उत्पत्ति से, है ना, रस की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति से अभिनव गुप्त, अनुभूति से किसने? शंकुक, और भुक्ति से भट्टनायक ने रस की उत्पत्ति मानी। यहाँ से सवाल बहुत याद रखना है, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? एक रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। इंपॉर्टेंट है। कितने रेखा चित्र है? 12 है। यहाँ से मैंने रीतिकाल का आपको जब काल विभाजन बताया था, मैंने वहाँ से भी सवाल बताया था कि वहाँ से सवाल आते हैं। और यहाँ पे आदिकाल को और रीतिकाल दोनों से जो नाम के संबंध में है वो अक्सर सवाल पूछे गए कि आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया है? तो बीज बपन काल किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सभी बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि आदिकाल और रीतिकाल दोनों कालों को लेकर सबसे ज़्यादा मतभेद हुआ था, किस काल को क्या नाम दिया जाए। अगला सवाल आपके सामने है कि अष्टछाप के कवियों में कौन से नहीं आता है? आसान सा है, राधा बल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश। तो इस सवाल के आंसर हो जाएंगे डी विकल्प। नवीन की ओर चलते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगला सवाल है, तीसरा सप्तक 1943 में पहला आया था, दूसरा बात करते हैं 51 में आया था, तीसरा 59 में आया था और चौथा 89 में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। और इन सप्तकों के जो संपादक थे वो आगे को माना जाता है। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये आपातकालीन से संबंधित रचना है रघुवीर सहाय की। और लोग भूल गए हैं किसको? रघुवीर सहाय को। खूंटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना है, ना कि रघुवीर सहाय की रचना है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी। कोणार्क नाटक किसका है? तो सवाल सभी को पता है, उत्तर का पता है, जगदीश चंद्र माथुर का है।
और यहीं से मैं जैसे कोणार्क को बता रहा हूँ, आपके मस्तिष्क में ये सवाल होना चाहिए कि इसका पात्र कौन सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 110, विलोम किस नाटक का एक पात्र है? तो बच्चे, जब आप मोहन राकेश को पढ़ते हैं, आषाढ़ का एक दिन, तो वहाँ पे आप विलोम को पाते हैं, विलोम और कालिदास, क्योंकि इसमें विलोम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पहले तो आपको सभी को पता होना चाहिए, ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, परंतु जब हम बात करते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, इनका प्रथम उपन्यास है, और अंतिम उपन्यास की बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए इनका अनामदास का पोथा अंतिम है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो राग दरबारी की है, ये आपको सभी को आता होगा। मृदुला गर्ग का कौन सा उपन्यास नहीं है? उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, मैं और एक है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है वो कृष्णा सोबती का उपन्यास है, इसलिए सवाल का आंसर हो जाएगा ए विकल्प। दोस्तों, आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा पहले, तो उसमें ये सवाल कालक्रम से कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि शीर्ष के फूल किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने है 115, प्रकाशन वर्ष कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। बच्चे, जब आप इसका जो सही उत्तर होगा वो मैला अंचल होगा। पहले पर 1954 है, फिर झूठा सच है, फिर राग दरबारी आता है और फिर तमस आता है। अगला है मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? मोहनदास, नैमिष राय। हीरा डोमा द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी, किस भाषा या बोली में है? तो वो भोजपुरी बोली में है। ये सवाल बेहतरीन था, बहुत अच्छी तरह से इस सवाल को पूछा गया था। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि से है। दलित साहित्य की जब आप बात कर रहे हैं ना, तो मैंने बच्चों को पहले भी बोला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए और मोहनदास नैमिष राय। तो यहाँ से सवाल आपको देखने को ही मिलते हैं। बुद्ध, बारूद और पहाड़, यात्रा वृतांत जो है वो मधु का है, मधु कांकरिया। अगला सवाल है कि शेखर एक जीवनी बहुत चर्चित उपन्यास किस विधा में लिखा गया है? आगे का क्या है? उपन्यास विधा में ये लिखा गया उपन्यास है। रंगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज कौन सा है? ये तूफानों के बीच रिपोर्टाज माना जाता है रंगे राघव का, बहुत फेमस है। ये सभी चारों के चारों आपको पता होना चाहिए कि चारों के चारों जो है वो किसने लिखे हैं। जैसे रणजल धनजल रेणुका है, ये सवाल कई बार पूछा गया, तो इस तरह से आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किसने लिखे हैं। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार है। आप कृष्णा सोबती को जानते हैं, वो हिंदी के हैं। जयप्रकाश कर्दम को जानते हैं आप, है ना। अंजना को जानते हैं। जय वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रवासी साहित्यकार है। अगला सवाल है कि क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया था? तो अभिव्यंजनावाद से इसने जोड़ा था। अगला सवाल है, ये जो पंक्तियां हैं
झम 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 मेघ बरसते हैं, ये सुमित्रानंद पंत की पंक्तियाँ हैं। तो इसमें जो मेरे अनुसार इस सवाल का उत्तर होना चाहिए ए विकल्प होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा संदेह है, 50-50 है, इसमें स्पर्शा होना चाहिए। अगला सवाल है, द सैक्रेड वुड किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इलियट की रचना है। ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित सवाल था। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो आप जब जॉन गिलक्रास्ट की बात करते हैं तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले अध्यापक भी थे और प्रिंसिपल भी थे। दोनों बात आपने ध्यान में रखनी है। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? कुंतक को माना जाता है। अगला सवाल है कि रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनीपरक उपन्यास माना जाता है? तो धरती लोई का ताना जो है वो रांगे राघव का जीवनीपरक उपन्यास माना जाता है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, जीवनी परक उपन्यास नहीं है। आपको पता है कि मुर्दों का टीला ये नहीं है, ये रांगे राघव का है, परंतु ये जीवनी परक उपन्यास नहीं माना जाता है। देवकी का बेटा रांगे राघव का जीवनी परक का उपन्यास है। मानस का हंस, खंजर नयन, ये सभी है ना दूसरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आँखों की दहलीज, तो इसका जो सही सवाल का उत्तर हो जाएगा मेहरुनिशा परवेज। अगला है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो 1904 में 1907 में जन्म हुआ था। विवेक की राय का 1924 है और 26 है नामवर संघ का, और कुबेरनाथ का है 1933। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है 135, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो आप हुदरी जो है वो आत्मकथा मानी जाती है। अवारा मसीहा और प्रेमचंद घर में, ये तो जीवनी है। अगला सवाल है दोस्तों, इस सवाल का आंसर भी आप दे सकते हैं क्योंकि व्याकरण से संबंधित ये सवाल है और मेरे ख्याल से ये सभी को प्रश्न आना चाहिए। अगला सवाल है कि संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को स्थान दिया गया था, वो किस में दिया गया था? 1992 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन से रीतिमुक्त कवि नहीं है? आंसर हो जाएगा भिखारीदास। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाखन का परंपरा का पहला कवि किसको माना है? तो कुतुबन को माना है। पद्मावत में संसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि किसको कहा है? तो ये नागमती को कहा है। संसारिक बुद्धि नागमती। वाक्या रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? ये सवाल बहुत अच्छा था, ये निबंध साहित्य में आता है। जनजातीय केंद्रीय उपन्यास है, जो जनजातीय जो केंद्रीय उपन्यास है कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होना चाहिए नरक कुंड में वास। अगला सवाल है, रामवृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब में निबंध गुलाब क्या है? तो कला का प्रतीक माना गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कहानी किसको माना जाता है? इंदुमती को माना जाता है। अगला सवाल है कि किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम
तोड़ते गरीबी बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है, तो अपना अपना भाग्य में ये देखने को मिलता है। रामचरितमानस में के उत्तरकांड में किससे 7 प्रश्न पूछे थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये गरुड़ ने काकभुसुंडी से पूछे थे। अगला सवाल 148वां है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण हुआ है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ इसमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ अश्क के किस नाटक को पात्र है? तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, अंजो दीदी। अगला अंतिम सवाल है वही धन्य जो मानवीय प्राणी के बाहुबल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। ये पंक्तियां हैं, तो ये उर्वशी से ली गई पंक्तियां मानी जाती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।